बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियोस में हमने देखा था अगर हम ब्लड फिजियोलॉजी की बात करें उसमें कि कौन कौन से साइट्स पर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही थी। तो अब हम बात करेंगे जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स की बात करें अगर तो जितने भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, अगर इसको हम कंसीडर करें कि ये बोन मैरो है तो यहाँ पर एक जितने भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन एक सिंगल टाइप ऑफ सेल से शुरू होती है, तो इसको हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इससे ही आगे फर्दर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन से पहले जितने भी सेल्स बनने हैं वो सारे इस सेल से बन रहे होते हैं, प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। अब जब फॉर्मेशन शुरू होती है रेड ब्लड सेल्स की तो इसका कुछ पोर्शन जो है वो रिटेन रह जाता है। रिटेन क्यों रह जाता है? ताकि अगर ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही है और मजीद हमें रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी है तो जो पोर्शन इसका हमने रिटेन रखा हुआ है उससे फर्दर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू हो जाए। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेजेस आती हैं रेड ब्लड सेल्स की जेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले जब फॉर्मेशन शुरू होती है, जेनेसिस शुरू होती है, तो बनता है क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन। ठीक है, क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन बनता है और इससे आगे फर्दर बनता है क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट, और क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट से बनता है क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। उसके बाद क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन से बनेगा ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स वाला क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट और मेगाकेरियोसाइट्स वाला क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट। ठीक है, अब क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से फर्दर जो हमारे पास सेल बनता है वो बनता है एरिथ्रोसाइट्स। जैसे नेम से ही इंडिकेटेड है कि क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं। तो ये जो क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मेगाकेरियोसाइट्स और एरिथ्रोसाइट्स वाले क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट है, इन सबको हम कहते हैं कमिटेड स्टेम सेल। ठीक है, कमिटेड स्टेम सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कमिटेड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक सेल। लाइक फॉर जो क्लोनी फॉर्मिंग एरिथ्रोसाइट्स है, इट इज कमिटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट्स, और ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स वाला फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आ जाएंगे, और इनके निमोनिक के लिए आसान सा एक शॉर्ट वर्ड है जिसे नेप कहते हैं। इससे हम याद कर सकते हैं कि एन से न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स, ई से और फिर बेसोफिल्स। अब मोनोसाइट्स से मेगाकेरियोसाइट्स और क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकेरियोसाइट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेगाकेरियोसाइट्स, और फिर फर्दर फ्रॉम द मेगाकेरियोसाइट्स प्लेटलेट्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो उन्होंने दिखाया हुआ है वो यही दिखाया हुआ है कि कुछ पोर्शन प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल का, जैसे मैंने पहले बताया कि रह गया है, जिससे फर्दर दोबारा यही वाला सारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, और इस सेल से लिम्फॉइड स्टेम सेल्स भी बनते हैं जो कि आगे फर्दर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स की फॉर्मेशन के लिए चाहिए होते हैं। अब बात करें अगर हम इस जेनेसिस के प्रोसीजर की, तो इसमें कुछ ग्रोथ इंड्यूसर्स होते हैं और डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स होते हैं। उन ग्रोथ इंड्यूसर्स और डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स का क्या फंक्शन है? तो अगर ग्रोथ इंड्यूसर्स की बात कर ली जाए तो नेम से ही इंडिकेटेड है, इट इज़ फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रोथ, यानी ये ग्रोथ के ऊपर जो है वो अपना इफेक्ट शो करवाएंगे, ग्रोथ को इन्हांस कराएंगे। अब ये जो भी ग्रोथ इंड्यूसर होगा, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक सेल के लिए होगा। लाइक अगर वो क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट के लिए है तो वो ब्लास्ट को ही अफेक्ट करेगा, यानी वो जाके क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट मेगाकेरियोसाइट्स को नहीं अफेक्ट करना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनमें एक है इंटरल्यूकिन 3 जो कि इस सब सेल्स की ग्रोथ को जो है इन्फ्लुएंस करता है, यानी इन सब के ऊपर अपना इफेक्ट शो कराता है। अब ग्रोथ इंड्यूसर्स की बात होते हैं डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स, जो कि ग्रोथ से तो हमें नेम से पता चल गया कि वो ग्रोथ कराएंगे, तो डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स ऐसे ही डिफरेंशिएशन कराएंगे, यानी कि वो ग्रोथ नहीं कराएंगे, वो कमिटेड स्टेम सेल्स को वन और मोर स्टेप अपने फाइनल अडल्टहुड यानी मैच्योर फॉर्म की तरफ लेके जाएंगे, उनकी डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर जो है वो शुरू करवा देंगे। इन ग्रोथ इंड्यूसर्स और डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स के अलावा कुछ आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स की। इसमें आती है टिश्यू ऑक्सीजनेशन। ठीक है, अगर टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो है वो मेन स्टिमुलेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन अगर टिश्यूज की बहुत कम है तो ये रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इन्हांस कराएगा। कैसे कराएगा अभी आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ते हैं उसको। अब ये तो हो गया जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब देखते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जब बन रहे होते हैं तो किन किन स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन से गुजर के आगे डिफरेंट अपने मेच्योर फॉर्म की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले ये सारी स्टेजेस हैं जिनसे रेड ब्लड सेल्स की फाइनल फॉर्मेशन होती है, और ये स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द एनुअल एग्जाम्स। अब ये प्रॉफ में भी क्वेश्चन आता है। अब देखें तो रेड ब्लड सेल्स की जब फॉर्मेशन शुरू होनी है तो सबसे पहली जो स्टेज जो हमें फर्स्ट जनरेशन सेल्स से पहले जो
फर्स्ट सेल आइडेंटिफाई होता है जो कि बिलोंग कर रहा होता है रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है, वो होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। और इस प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस जो है वो शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ब्लड पिक्चर भी देखें तो ये यहाँ पर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस जो है वो शुरू हो चुकी हुई है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बाद जब सेल अपनी फाइनल फॉर्म की तरफ जा रहा होता है तो जब बहुत सारी डिवीजन हो चुकी होती हैं तो फर्स्ट जनरेशन सेल्स जब प्रो एरिथ्रोब्लास्ट डिवाइड कर चुका होता है मल्टीपल टाइम्स, तो जो फर्स्ट सेल बनता है वो होता है बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। इसको बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इट कैन बी स्टेन्ड विद बेसिक डाई, ठीक है, इस वजह से इसको बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। और फिर बनता है पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट के बनने के बाद। पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में भी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस जो है वो इधर शुरू हो चुकी थी, तो इसमें थोड़ा बहुत कॉम्बुलेट होना शुरू हो जाएगा और न्यूक्लियस की जो है वो कंडेंसेशन साथ साथ जो है वो शुरू हो जाएगी। पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट के टाइम पे न्यूक्लियस की जो है वो कंडेंसेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, वो अपने स्मॉल साइज के ऊपर कंडेंस हो चुका होगा और उसके फाइनल लैमिनेट्स जो हैं उनकी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। जब बाद में रेटिकुलोसाइट बनेगा पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट के बाद ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट बन गया, उसके बाद रेटिकुलोसाइट बनता है। अब जो ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट होता है ये लास्ट स्टेज होती है जिसके ऊपर न्यूक्लियस जो है वो हमें उसकी प्रेजेंस शो हो रही होती है, उसके बाद न्यूक्लियस प्रॉपर खत्म हो जाता है। तो रेटिकुलोसाइट्स की स्टेज के ऊपर कुछ ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्यू साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं, वो मौजूद होती हैं। रेटिकुलोसाइट बाद में जाता है ब्लड कैपिलरीज के पास, और ब्लड कैपिलरीज के पास कैसे जाता है? प्रोसीजर ऑफ द डायग्नोसिस। उसमें क्या होता है कि वो स्क्वीज करता है, ठीक है, स्क्वीज करता है पोर ऑफ कैपिलरीज से और ब्लड में चला जाता है और फिर अपनी मैच्योर फॉर्म में 1 या 2 दिन के बाद एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब नॉर्मल जो रेटिकुलोसाइट की कंसंट्रेशन होती है रेड ब्लड सेल्स के अंदर वो होती है 1%, ठीक है, 1% नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है। और अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन में रेटिकुलोसाइट का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा शो हो रहा है हमें, ठीक है, रेटिकुलोसाइट्स का लेवल जो है वो 1% से ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है कि उसमें कोई ऐसा प्रोसीजर, कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, वो अपनी मैच्योर फॉर्म की तरफ या ना जा रहा हो, अगर रेटिकुलोसाइट से फर्दर एरिथ्रोसाइट्स में ना कन्वर्ट हो रहा हो और रेटिकुलोसाइट में की स्टेज में ही उसका लेवल जो है वो बढ़ता जाए। तो ये सारा प्रोसीजर है जो कि अगर हम इन्फेंट्स में देखें, ठीक है, तो इन्फेंट्स में नॉर्मली जो है वो रेटिकुलोसाइट्स जो होते हैं ना उनका लेवल जो है वो ज़्यादा होता है। नॉर्मली क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हमें पता है कि जब वो इन्फेंट की जब बर्थ के से पहले जो है वो टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हुई होती है, ठीक है, तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम है बर्थ से पहले, ठीक है, तो नॉर्मली ही उनके अंदर रेटिकुलोसाइट्स का लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर टिश्यू ऑक्सीजनेशन थोड़ी कम होती है तो ये इन्फ्लुएंस करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, उसको इन्हेंस करता है। अब कैसे टिश्यू ऑक्सीजनेशन उसको इन्फ्लुएंस करती है, अब हम उसी की तरफ जाने लगे हैं। अब देखते हैं कि टिश्यू ऑक्सीजनेशन और सारे प्रोसीजर का कैसे टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हो गई है, तो कौन सा प्रोसीजर है जिससे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन पहले देखते हैं कौन कौन से फैक्टर से कम होती है। हमने पहले पढ़ा है कि मैंने बताया कि टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो है वो मेन फैक्टर है जो कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टिश्यू ऑक्सीजनेशन को कम करेंगे, फिर जो है वो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो अल्टीमेटली ज़्यादा हो। अगर पर्सन एनीमिया का शिकार हो गया, एनीमिया किसी भी कंडीशन की वजह से हो गया, लाइक अगर उसको हेमरेज हुआ है और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है और वो एनीमिया में चला गया और बॉडी को जो है वो टिश्यू से को ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही, तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर वो हाई एल्टीट्यूड पे गया है जहाँ पर हमें पता है कि ऑक्सीजन का लेवल जब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कम हो जाएगा, तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हो जाएगी। उसके बाद अगर कार्डिक फेलियर हो गया, डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई हो गई है, तब भी टिश्यूज प्रॉपर ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। कोई पल्मोनरी डिजीज है तब भी टिश्यूज ऑक्सीजन को प्रॉपर अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे। ये सारे फैक्टर्स जो है वो टिश्यू ऑक्सीजनेशन को जो है वो कम कर रहे हैं। अब ये सारी कंडीशंस हमें पता चल गई जो कि टिश्यू ऑक्सीजनेशन को कम कर रही हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। ये अगर बोन मैरो है, यहाँ पर हमने जो है रेडिएशंस इस पोर्शन के ऊपर स्ट्राइक रेडिएशंस की हुई है, ठीक है, रेडिएशंस हमने कीमोथेरेपी या किसी भी नतीजे में हमने यूज़ किए हैं, तो ये वाला पोर्शन बोन मैरो का हो गया डिस्ट्रॉय।
तो रिमेनिंग पोर्शन बोन मैरो का क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा और हाइपरप्लेजिया हो जाएगा बोन मैरो का। बोन मैरो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा करा देगा, ताकि जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका हाइपरप्लेजिया होगा, वो अटेम्प्ट करेगा कि ब्लड सप्लाई रेड ब्लड सेल्स की पूरी रहे। तो इस पोर्शन के डिस्ट्रॉय होने के बावजूद रिमेनिंग पोर्शन है वो बहुत कोशिश करेगा कि बॉडी को रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन प्रॉपर मिलती रहे, तो उसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा और तब भी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। अब इस टिश्यू ऑक्सीजनेशन का कैसे इफेक्ट होता है रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन पे, अब वो देखते हैं। ये टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हुई है तो किडनी में कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, लेकिन कहते हैं कि फाइब्रोब्लास्ट लाइक इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं जहां पर से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। एरिथ्रोपोइटिन क्या करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट लाइक इंटरस्टिशियल सेल्स से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है, ठीक है। अब एरिथ्रोपोइटिन इनहेंस करता है सारे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज हो गया, ये सारे रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को जो है वो इनहेंस करेगा। अब एरिथ्रोपोइटिन टिश्यू ऑक्सीजनेशन के कम होने की वजह से कैसे रिलीज होता है वो देखते हैं। अब बॉडी में हाइपोक्सिया हो गया, वो हाइपोक्सिया किडनी के सेल्स को भी में भी पहुंच गया, मतलब पहुंच गया इन द सेंस के किडनी के सेल्स, किडनी के टिश्यूज को भी ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल रही है और वहाँ पर भी रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया हो गया, जैसे हम कहें किडनी को अगर अफेक्ट हो गया तो उसको हम कहेंगे रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया। अब ये रीनल टिश्यू हाइपोक्सिया क्या करेगा कि बॉडी में हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर 1 इसका लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा। किसका, हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर 1 का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर 1 क्या करता है कि ये हाइपोक्सिया जो जीन्स फील करती हैं सबसे ज़्यादा हाइपोक्सिया जिनको हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल जीन्स जिनमें आएगा एरिथ्रोपोइटिन जीन, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन जीन के अंदर होता है हाइपोक्सिया, फॉर एग्जाम्पल ये है इतना पोर्शन, ये एक्ट करेगा हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट के तौर पे, ठीक है। ये हाइपोक्सिया इंड्यूसेबल फैक्टर 1 जो है इस हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ बाइंड करेगा और जब इसके साथ बाइंड करेगा तो फर्दर ये क्या करेगा कि इंड्यूस कराएगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। इसकी जब ट्रांसक्रिप्शन होना शुरू हो जाएगी तो अल्टीमेटली एरिथ्रोपोइटिन की जीन है ये, इसकी ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा हो रही है तो एरिथ्रोपोइटिन की फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अब एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, अब एरिथ्रोपोइटिन जितने भी जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बन रहा था, आगे बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट बन रहा था, उसका प्रोसीजर तो चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, जितने रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं उनके लिए भी तो प्रोसीजर चलेगा ना। ये एरिथ्रोपोइटिन सेल को उन स्टेजेस से तेज़ी से गुजारता है, यानी जल्दी, अगर नॉर्मली लेट्स सपोज वैसे ऐसा नहीं होता, अगर 5 मिनट में जो है वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से 5 डेज में बनता है वैसे जनरली, कि प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट्स बन रहे होते हैं, फिर 1 to 2 डेज में रेटिकुलोसाइट्स एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट होता है। तो अगर उसको नॉर्मली 5 दिन लग रहे हैं तो ये एरिथ्रोपोइटिन उसको इतनी तेज़ी, इतनी स्पीडली उन सारे स्टेजेस से गुजारेगा कि उसको 2 से 3 दिन लगेंगे। तो ये क्या रहता है कि उस प्रोसीजर को फास्ट कर देता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा जल्दी होना शुरू हो जाती है और ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। ये हो गया सारा एरिथ्रोपोइटिन का इफेक्ट और टिश्यू ऑक्सीजनेशन का इफेक्ट। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से करवा रही होती हैं। अगर उनकी वो चीज़ें मौजूद ना हो तो रेड ब्लड सेल्स जो है वो इमेच्योर बनेंगे। उनको अब देखते हैं। एक चीज़ थी कि किडनी से रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन हो रही थी, तो नॉर्मली हमें जो मेन चीज़ चाहिए वो एक हेल्दी किडनी चाहिए जिसके जो फाइट करे हाइपोक्सिया को और दूसरी चीज़ों को। हाइपोक्सिया अगर सिर्फ किडनी के टिश्यूज़ में हो रहा है तो रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, लेकिन बॉडी के अगर दूसरे पार्ट्स में भी हाइपोक्सिया हो फिर क्या हो, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी अगर हाइपोक्सिया होता है तब भी रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। वो कैसे कि कुछ नॉन रीनल सेंसर्स होते हैं जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में हाइपोक्सिया को डिटेक्ट करते हैं, जिसमें नॉर एपिनेफ्रीन की बात कर लें, अगर एपिनेफ्रीन की बात कर लें, दूसरे प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, ये क्या करते हैं कि ये स्टिमुलेट करते हैं, हाइपोक्सिया को डिटेक्ट करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। अगर किसी पर्सन में जो है दोनों किडनीज रिमूव हो गई हैं, तो जो 90% जो एरिथ्रोपोइटिन की फॉर्मेशन होती है वो किडनी में होती है और 10% जो होती है वो लीवर में हो रही होती है सिर्फ।
तो 90% फॉल कर जाएगा, 90% जो किडनी के सेल्स रेड ब्लड सेल्स बना रहे थे वो नहीं बनेगी, तो सिर्फ 10% सप्लाई बॉडी की रेड ब्लड सेल्स की रह जाएगी। तो ये स्वेयरली जो है डिक्रीज करेगा रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को, और पेशेंट एनीमिया का शिकार हो जाएगा, जिसके अंदर ये सारी एब्नॉर्मेलिटीज होंगी। इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए जो हमें मेन चीज़ें, दो चीज़ें, जो दो विटामिन चाहिए होते हैं, उनमें आता है विटामिन B12, ठीक है, और दूसरी जो चीज़ चाहिए होती है वो होता है फॉलिक एसिड, जिसको हम विटामिन B9 भी कहते हैं। इन दोनों की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो मेच्योरेशन नहीं होगी डीएनए की, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर एक्ट करते हैं एंड दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द थायमिडीन पायरोफॉस्फेट, ठीक है। थायमिडीन पायरोफॉस्फेट की फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल विटामिन B12 में की डेफिशिएंसी है, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इमेच्योर होंगे, अपने जो उनका नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसके लिहाज से वो बड़े होंगे, और इसके अलावा उनकी शेप जो है वो ओवल होगी। वैसे तो रेड ब्लड सेल्स की शेप हमें पता है किस तरह की होती है, बाइकनकेव होती है, ओवल होंगी। उनकी मेम्ब्रेन जो है वो बहुत फ्लिम्सी होगी, तो जो उनकी जब वो ब्लड में आएंगे वो ऑक्सीजन तो कैरी करेंगे, लेकिन उनकी फ्लिम्सी मेम्ब्रेन की वजह से, लार्ज शेप की वजह से, ओवल होने की वजह से वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय कर जाएंगे। उनकी जो लाइफ है नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की तो 120 डेज है, लेकिन इनकी लाइफ बहुत छोटी हो जाएगी, और पर्सन के अंदर मैच्योरेशन फेलियर यानी वो एनीमिया की तरफ जाएगा, और इस सारे प्रोसीजर को, जिसमें B12 नहीं है, फॉलिक एसिड नहीं है, तो इसको कहते हैं मैच्योरेशन फेलियर, ठीक है। मैच्योरेशन फेलियर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स प्रॉपर जो है वो मैच्योर नहीं हो पा रहे, प्रॉपर अपने एरिथ्रोसाइट्स की जो उसकी शेप होती है वो अटेन नहीं कर पा रहे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने लगे हैं पर्नीशियस एनीमिया के बारे में। विटामिन B12 अगर GIT से इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, GIT से इसकी अब्जॉर्प्शन जब होती है तो उसके लिए जो स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जो पेराइटल सेल्स होते हैं, ठीक है, अगर ये फॉर एग्जांपल पेराइटल सेल्स हैं, इसे शेप तो कुछ इस तरह की होती है, लेकिन चले, ये पेराइटल सेल्स होते हैं, तो इन पेराइटल सेल्स ने सिक्रीट करना होता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर, इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब विटामिन B12 अब्जॉर्ब होके आ रहा है, ठीक है, ये B12 आ रहा है, तो वो क्या करता है कि इस इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है, जो कि पेराइटल सेल्स सिक्रीट कर रहे हैं। जब वो इन पेराइटल सेल्स के साथ इन पेराइटल सेल्स से सिक्रीट होने वाले इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है, तो ये इन जो स्टमक के अंदर मौजूद गैस्ट्रिक सेक्रीशंस होती हैं, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट रहता है, ठीक है। पहले तो हो गया कि गैस्ट्रिक सेक्रीशन से इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, तो ये डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। अब B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ही बाइंड स्टेट में जाता है। B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर का जो कॉम्प्लेक्स होता है ये जाएगा मिकोसल सेल्स में, मिकोसल सेल्स जो इलियम में होंगे वहाँ पर जाएगा, और वहाँ पर जो उसके ब्रश बॉर्डर्स होंगे उनके साथ बाइंड कर जाएगा, और फिर इसकी जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगी ब्लड के अंदर। अगर GIT में एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही तो इसकी रीज़न ये हो सकती है कि अगर पेराइटल सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है, किसी भी वजह से पेराइटल सेल्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं स्टमक के, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो रिलीज नहीं हो पा रहा। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होगा तो विटामिन B12 जो है वो इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, तो उसकी पहली जो उसके लिए एक स्वेयर हर्डल होगा वो होगा गैस्ट्रिक सेक्रीशन, जो कि इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। अगर वो इन गैस्ट्रिक सेक्रीशन से फॉर एग्जाम्पल थोड़ा बहुत जो है नॉर्मली चला भी गया है, तो वो क्या करेगा कि वो ब्रश बॉर्डर्स ऑफ इलियम इसके ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी इसके जो रिसेप्टर्स होंगे उनके साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, और ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि दोनों का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो बाइंड करता है इसके साथ। तो पर्सन को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया, और याद रखना है पर्नीशियस एनीमिया और मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में मेन डिफरेंस। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। पर्नीशियस एनीमिया ये होता है ड्यू टू द एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक मिकोसा, यानी जो स्टमक है उसके पेराइटल सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो पर्नीशियस एनीमिया में याद रखना है कि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज होता ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेराइटल सेल्स, और जो है वो विटामिन B12 नहीं होता, और मेच्योर नहीं हो पाते, जो थायमिडीन पायरोफॉस्फेट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो DNA मेच्योर नहीं हो पाता, और प्रॉपर रेड ब्लड सेल्स की शेप नहीं मेंटेन होती है, वो अपने प्रॉपर स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जा पाते। अब नॉर्मली जो B12 की डेफिशिएंसी होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होती है इस सारे प्रोसीजर के लिए, मैच्योरेशन के लिए रेड ब्लड सेल्स की, वो 1 to 3 माइक्रोग्राम्स होते हैं।